हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूट्राइल फेब्राइड, मतलब फेब्राइड इन यूट्रस। सो आजकल ये कॉमन बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चेदानी में जैसे ही लेडी जो होती है 40-45 क्रॉस करती है तो उनके यूट्रस में मतलब रसोली हो जाती है, फेब्राइड हो जाता है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका कारण क्या है इसके लक्षण और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फेब्राइड यूट्रस में होने वाला एक सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर है। मतलब जो ये यूट्रस में फेब्राइड जो होता है, सो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमें यूट्रस में फेब्राइड रसोली होगी है तो कहीं हमें ये कैंसर ना बन जाए। तो मोस्टली देखा जाता है कि कॉमनली देखा गया है कि ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। सो इसका पता जो है तब चलता है जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, मतलब एबनॉर्मल आपके पीरियड्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग जो है अधिक होने लगती है, मतलब ज़्यादा दिन तक रहने लगती है, बार बार पीरियड्स जो महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं। सो समटाइम्स क्या होता है कि इसमें प्रेशर सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो प्रेशर सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे फेब्राइड यूट्रस के आगे जो पेशाब वाली थैली होती है, मतलब प्रेशर जो है वो उस थैली पे पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बार बार जो है वो यूरिन पास करना पड़ता है। और समटाइम्स क्या होता है कि जो एनल रीजन होता है, पॉटी वाला रास्ता होता है, उस पर भी प्रेशर पड़ने की वजह से कब्ज जो है वो देखने को मिलते हैं। सो ये फेब्राइड की वजह से ये सारे सिम्टम्स जो प्रेशर सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि पेट के आसपास का जो एरिया होता है सो उस पर भी प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लॉटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है फेब्राइड यूट्रस का। अगर आपके 40 से बिलो एज है और उसमें अगर आपके यूट्रस में फेब्राइड हो जाता है तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो मोस्टली देखने को मिलती है। सो इनफर्टिलिटी भी जो है फेब्राइड यूट्रस की वजह से हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये फेब्राइड जो होते हैं चुपचाप जो है वहीं पे टिके रहते हैं और कोई भी सिम्टम्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सो अगर किसी भी बीमारी के आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, उसके लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, तो हमें नहीं पता चलता कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है कि नहीं, अनटिल अनलेस हमें सिम्टम्स ना पता चले। जैसे ही हमें सिम्टम्स कोई दिखने लगता है तो हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट रहता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिम्टम्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फेब्राइड जो होते हैं कई बार ये चुपचाप रहते हैं और कोई भी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्या रहता है कि हम अगर जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, सो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि फेब्राइड है, फेब्राइड लक्षण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर वो मतलब इस पर भी जो है डिपेंड करता है कि उसका नंबर कितना है, उसका साइज क्या है। सो ये जो है ये भी बहुत, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी से अगर हमें पता चल भी जाता है कि आपको फेब्राइड है, वो लक्षण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर वो लक्षण नहीं करते, अगर हम कभी सोनोग्राफी करवाते हैं और हमें पता चलता है कि फेब्राइड है, सो फिर वो कितने नंबर के, कितने ज़्यादा है, मल्टीपल है, स्मॉल है, सिंगल साइज है, और उसका ये साइज और नंबर पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। साइज इनका जो है वो नींबू का बीज जो होता है ना, नींबू के बीज के साइज से लेके बढ़कर ये तरबूज के साइज तक जो है ये वेरी करते हैं। तो इनका साइज जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बच्चेदानी में कहाँ स्थित है, मतलब इनकी लोकेशन कहाँ लोकेट है, ये भी पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो 3 तरह के फेब्राइड होते हैं। सबसे पहले जो होता है सब म्यूकस फेब्राइड, एंड सेकंड होता है इंट्राम्यूरल फेब्राइड, और थर्ड होता है सब सीरियस फेब्राइड। सो ये 3 तरह के जो है फेब्राइड जो है मोस्टली यूट्रस में देखने को मिलते हैं। अब ये फेब्राइड जो है इनकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फेब्राइड होता है। सो यूट्रस के अंदर की तरफ अगर फेब्राइड मतलब रसोली टिकी हुई है सो उसको हम सब म्यूकस फेब्राइड कहते हैं। अगर यूट्रस की जो दीवार होती है, दीवार के अंदर अगर फेब्राइड है सो उसको इंट्राम्यूरल फेब्राइड कहते हैं। और जो यूट्रस की बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो परत है, अगर बाहर की परत की तरफ जो है फेब्राइड है तो उसको हम सब सीरियस फेब्राइड कहते हैं। सो जो ये सब सीरियस फेब्राइड जो होते हैं ये तरबूज के साइज का भी हो जाए तो समटाइम्स इसके कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि बाहर की लेयर की तरफ होते हैं। बट जो सब म्यूकस फेब्राइड जो होते हैं ये मटर के साइज के बराबर भी होंगे ना, तो ये सिवियर ब्लीडिंग कर सकते हैं। और सिवियर ब्लीडिंग करने के अलावा ये इनफर्टिलिटी भी जो है इसमें देखने को मिलती है। सो सब म्यूकस फेब्राइड जो होते हैं वो सबसे डेंजरस फेब्राइड होता है। ये मटर के दाने का भी बराबर भी होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे और सिवियर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको एबनॉर्मल पीरियड्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। सो सब म्यूकस फेब्राइड जो है ये एक डेंजरस फेब्राइड माना गया और इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं।
सो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। सो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो भी मतलब डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड सेकंड होता है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। सो जो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो उसको हम ट्रांसएमिक एसिड्स जो दे के मतलब उसकी ब्लीडिंग जो होती है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको सबसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं हम हार्मोनल ट्रीटमेंट की। सो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है उसमें हम अरीना हो गया मतलब कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ट्रीटमेंट देके जो है उसकी जो भी उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं हम उसको, ब्लीडिंग जैसे हो गया अगर सिवियर ब्लीडिंग है तो उसको हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर आप मतलब मीनोपॉजल हैं या पेरीमीनोपॉजल एज के आसपास हैं, सो उसमें हम लोग पेशेंट को एनालॉग्स का इंजेक्शन देके भी आपकी जो सिम्टम्स हैं उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। सो बहुत बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन हमें फिर भी तक प्रॉब्लम जो हो रही है हमारी ठीक नहीं हो रही है। मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी मतलब होती ही नहीं है बिल्कुल, मतलब स्कैंटी फ्लो रहता है, बहुत पेनफुल पीरियड्स होने लगते हैं, उसका साइज़ जो होता है वो फेब्राइड का वो रैपिडली जो है वो बढ़ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। सो हमने सारा ट्रीटमेंट ले लिया, अब हम फर्दर क्या करें? सो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया हार्मोनल और हार्मोनल नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट का, अगर आपकी इससे भी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से भी अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन फिर हम लोग बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। फिर हम पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। सो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। दो तरह की सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है मायोमेक्टमी और सेकंड होता है हिस्टेक्टमी। सो मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमी जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो पेशेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है और उसके बाद ही इन दोनों में से जो कौन सा ट्रीटमेंट हमने चूज करना है वो हम उसके अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मायोमेक्टमी की, सो मायोमेक्टमी उसमें क्या होता है कि जो फेब्राइड यूट्रस में फेब्राइड है, हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इंसाइज करके हम लोग जो फेब्राइड है यूट्रस में, हम फेब्राइड जो है वो बाहर निकाल देंगे और यूट्रस जो है वो वैसे ही टिका रहेगा वहां पे, यूट्रस को वहीं छोड़ देंगे। सो फेब्राइड को खाली निकालना, दैट इज मायोमेक्टमी। और मायोपेक्टमी जो है मोस्टली हम लोग उस केस में करते हैं अगर लेडी जो है मतलब वो बेबी के लिए डिज़ायर, चिल्ड्रंस के लिए डिज़ायर रखती है, मतलब उसको और बच्चे चाहिए या उसकी उम्र जो है 40 या 40 से कम है और उसके यूट्रस में फेब्राइड है, तो हम पेशेंट्स क्या डॉक्टर भी पेशेंट को यही एडवाइस करेगा कि आपकी उम्र जो है वो बहुत कम है, सो आपका हम फेब्राइड निकाल देते हैं। और अगर आपको फर्दर भी अगर कोई कभी बच्चे का मतलब रहे कि आपने कंसीव करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो आप आराम से जो है कंसीव कर सकते हैं, अपना प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। सो उस कंडीशन में हम लोग खाली फेब्राइड निकाल देते हैं, यूट्रस वहीं रहने देते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोमेक्टमी। सेकंड सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है हिस्टेक्टमी। अब हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी एज जो है 40-45 टू अबव है, तो उस केस में हम लोग हिस्टेक्टमी एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को कि आप हिस्टेक्टमी करवा लो। अब हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि मतलब हमारी जो फैलोपियम ट्यूब्स है, ओवरीज है, यूट्रस है, मतलब बच्चेदानी, अंडेदानी और उसकी जो ट्यूब्स रहती हैं, इसमें हम लोग सब कुछ रिमूव कर देते हैं। तो यूट्रस को फेब्राइड के समेत के साथ ही मतलब उसको निकालना, उसको हम हिस्टेक्टमी बोलते हैं। सो इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, मायोमेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी। मायोमेक्टमी में खाली फेब्राइड निकाला जाता है, बाकी सब कुछ वही रहने देते हैं। और हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि फेब्राइड के साथ हम पूरे जो अंग है सब निकाल देते हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज जो है यूट्रस के साथ ही जो है उसको फेब्राइड को निकाला जाता है। सो उस टर्म को हम बोलते हैं हिस्टेक्टमी। इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एज का, और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है नहीं है वो डिपेंड करता है पेशेंट से डिस्कस करके। अब क्या रहता है कि इसमें भी हम लोग जो सर्जरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओपन सर्जरी, एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जैसे ओपन सर्जरी होगी जिसमें हम ओपन इंसिजन देके जो है यूट्रस को बाहर निकालते हैं या फिर फेब्राइड जो है उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम होल सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हम सिंपल होल करके दूरबीन से जो है आपके बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं और कंप्यूटर फिल्म पे जो है वो सारा प्रोसीजर जो है उसमें चलता रहता है। और समटाइम्स क्या होता है कि यूट्रस को सप्लाई करने वाली जो पाइप्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करने वाली पाइप्स होती हैं, उसमें हम लोग क्लॉट्स कर दिए जाते हैं, उसको मतलब उसको क्लॉट कर दिया जाता है। और ये जो है ये यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन के जरिए जो ये भी किया जाता है, मतलब जो सप्लाई की पाइप में जो क्लॉट किए जाते हैं ये एम्बुलेशन के द्वारा किया जाता है। और समटाइम क्या होता है कि एमआरआई के साथ भी जो है हिफू से भी मतलब बहुत सारे कुछ केसेस में फेब्राइड जो है उनका इलाज